एक्सरसाइज 3.1 में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो उस संख्या का हमें वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि आप 272 में 272 से गुना किए बगैर आप बताओ कि इस संख्या का जो वर्ग होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इकाई के इस संख्या के इकाई के अंक को ले लें। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2, और 2 को 2 से गुना करें तो 2 को 2 से गुना करने पर क्या आता है 4 आता है। तो इस संख्या के वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा में देखिए लिखा गया है 1234, इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है। 4 को आप 4 से गुना करेंगे तो 16 आता है, और 16 में इकाई का अंक क्या होगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा इस संख्या के वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। ठीक है, इसमें देखिए इकाई पे 3 है तो 3 को 3 से आप गुना कर लीजिए 9। तो इस संख्या के जो वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो भी क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर पे इकाई का अंक क्या है 6 है। 6 को 6 से गुना करते हैं 36 होता है, और 36 में इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी 6 होगा। यहाँ पे देखिए आप 5 नंबर में इकाई का अंक क्या है 5 है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, और 25 में इकाई का अंक क्या है 5 है। तो यहाँ पे इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी होगा 5। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 6 है। 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 में इकाई का अंक क्या है 6 है। तो ये इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 है, और 0 को जब 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे इस दी गई संख्या का जब आप वर्ग निकालेंगे तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 8 नंबर में देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 है। 7 को 7 से गुना कीजिए 7 7 49 होता है, और 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है। तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का स्थान जो है, इकाई के स्थान पे जो संख्या है वो है 2। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अतः इस पूरी संख्या का जब आप वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये 4 है। यहाँ पे देखिए इस संख्या में 1 का 10 में जो इकाई का अंक है वो है 8। 8 को 8 से गुना करते हैं 8 8 64, और 64 में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तो इस पूरी संख्या का जो वर्ग आप निकालेंगे तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें एक उत्तर सही है जिस पे आपको टिक लगा देना है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो लेसन में जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ हमने सीखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर यदि 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पे देखिए 12 है, इसके इकाई के स्थान पे 2 है तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं सकता है। यहाँ पे 17 दिया गया है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 या 8 हो किसी के तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। अब बचता है ये दोनों ऑप्शन। अब यहाँ पे है 31। ठीक है, 31 को आपको ध्यान से जब आप देखेंगे तो 31 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36, तो 25 और 36 के बीच में आता है 31 जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ग संख्या कौन है, पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे है 36, क्योंकि ये 6 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पे भी वही नियम है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 या 8 होगी वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं
तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई के स्थान पे 7 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 8 है तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं सकता है। यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 484। ठीक है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 2, 3, 7 या 8 होगा तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? यहाँ पे जब हम ध्यान से देखते हैं तो सभी संख्याओं के अंत में शून्य दिए गए हैं। शून्यों के लिए भी एक नियम है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, मतलब 1 बार हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार, इस तरह से हो, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि शून्य को छोड़कर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है? विषम है। 1000, यहाँ पे देखिए शून्य की संख्या क्या है? 3 बार है, यानी विषम है। 4000, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है? विषम है, 3 बार है। यहाँ पे देखिए कितना है? 9 लाख। 9 लाख में शून्य की संख्या कितनी है? 5, यानी कि विषम है। तो ये सब जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे जैसे 100 है, 100 में देखिए शून्य की संख्या क्या है? सम है, 2 बार है ना। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है यदि इसका शून्य को छोड़कर जो अंक है, 1 है यहाँ पे शून्य को छोड़कर, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल है। 1 का ही पूर्ण वर्ग संख्या होता है, अतः यह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 400 में देखिए शून्यों की संख्या सम है, 2 बार है, और शून्य को छोड़कर जो अंक है 4, वो भी क्या है? 2 का वर्ग है, अतः ये संख्या भी क्या होगी? वर्ग संख्या होगी। तो आइए इसी तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सिंपल है, अगर यहाँ पे शून्य की संख्या विषम बार होगी तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे 4000 है, इसमें शून्य की संख्या 3 बार है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ 2500 में देखिए 2 बार है तो ये हो सकता है, और शून्य को छोड़कर जो संख्या है 25, ये भी 5 का वर्ग है, ये भी वर्ग संख्या होना चाहिए, अतः ये क्या है? एक वर्ग संख्या है। 2500 यहाँ पे एक वर्ग संख्या है। यहाँ पे 9000 जो है, इसमें देखिए शून्य की संख्या क्या है? 3 बार है, तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखिए इस संख्या में शून्य की संख्या 5 बार दी गई है, तो 5 बार है, इसका मतलब ये भी विषम है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस पूरे प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा। ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुनें। अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे 28 क्या होगा? नहीं होगा। 27 क्या है? इसके इकाई के स्थान पे 7 है तो ये भी नहीं होगा। और अब हम बाकी की संख्याओं को देखते हैं। जैसे पहले है 36। 36 क्या है? 6 का वर्ग है, तो ये होगा। 64 भी किसका वर्ग है? 8 का अठी 64, ये भी वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 19 में देखिए अगर आप ध्यान से, तो 19 किसी का वर्ग संख्या नहीं। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 19 जो है 16 और 25 के बीच में आता है, जो कि किसी का वर्ग है नहीं, तो यह भी क्या है? वर्ग संख्या नहीं है। और 81 जो है वो 9 का वर्ग है, तो ये भी क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे उत्तर में क्या क्या आएगा? तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो 36, 64 और 81, यही तीनों जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बाकी 28, 19 और 27 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसी का दूसरा नंबर में, इकाई के स्थान पे यदि 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 8 है तो ये भी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है तो ये संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये है 289, जो कि 17 का वर्ग है। कितना का? 17 का वर्ग है, तो ये होगा वर्ग संख्या। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है?
देखिए, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम आता है और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या आता है, विषम आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1296 एक सम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग हो सकता है। 625 क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये कभी भी किसी सम संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या आता है, सम आता है। 144 है यहाँ पे, तो 144 जो है सम संख्या है, तो ये किसी सम संख्या का वर्ग हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 12 का वर्ग है, ये सही है। और इस संख्या में अगर हम ध्यान से देखें तो इसके इकाई के स्थान पे 0 है, यानी कि ये एक सम संख्या है। और यहाँ पे शून्य की जो संख्या है अंत में 2 है, मतलब सम बार है, तो ये सम संख्या का वर्ग हो सकता है। जबकि यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है 11201, इसके इकाई के स्थान पे 1 है, यानी कि ये विषम संख्या है। अतः विषम संख्याओं का वर्ग कभी भी सम हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्याओं का वर्ग है? विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या आता है, विषम आता है। तो यहाँ पे 441 दिया गया है, ये एक विषम संख्या है, तो ये एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। 484 चूँकि खुद एक सम संख्या है, तो ये कभी भी विषम संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। 1225 एक विषम संख्या है, अतः यह क्या हो सकता है, एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। और आगे है 4096 जो कि एक सम संख्या है, तो ये कभी भी विषम संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ पे है 5329 जो कि एक विषम संख्या, अतः यह विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया गया है। इसका ए में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो विषम संख्या का वर्ग ही विषम होता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। और अगला नंबर है 431। 431 एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम होगा। 3 नंबर में देखिए, यह एक सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, तो यह विषम नहीं होगा। और चौथा में है 7779 जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका जब वर्ग निकालेंगे तो वो एक विषम संख्या होगी। इसी का बी में देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे? तो सिंपली आपको वही नियम याद रखना है कि जिस सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम आता है। तो ये एक सम संख्या है, तो इसका जो वर्ग होगा वो सम आएगा, है ना। और ये एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। जब आप इसी संख्या को इसी संख्या से गुना करेंगे तो इसका वर्ग निकल के आएगा। और 1980 का जब आप वर्ग निकालेंगे, 1980 को 1980 से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी सम संख्या होगी, है ना, क्योंकि यह खुद एक सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है, सम आता है। यहाँ पे 727 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा, तो ये भी विषम होगा इसका वर्ग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? 400 को आप 400 से गुना करोगे तो शून्य कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य, टोटल 4 शून्य हो जाएगा, तो इसमें 4 हो जाएगा। यहाँ पे 60 है, शून्य की संख्या 1 है, 60 को 60 से आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 6 के 36 पे 2 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या होगी, 2। आई होप कि आपको ये क्लियर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9 में, रिक्त स्थानों को भरें। 33 का वर्ग को अगर हम 32 के वर्ग से घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? इस प्रश्न को हल करने से पहले याद कीजिए, इंट्रोडक्शन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। क्रमागत संख्या मतलब 4 3 6 5, है ना, ये सब क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं जो एक के बाद एक आती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 और 3 क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो इन दोनों का जो वर्ग का अंतर होगा वो इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर आएगा। सिर्फ आपको 4 और 3 को जोड़ देना है, 4 3 कितना होता है, 7। यही इसका आंसर आएगा। अगर आप 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौके 16, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 9, 16 को 9 से आप घटा के देखिए आपका 7 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से जब हम दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर यानी कि घटाव निकालेंगे तो हमें केवल दोनों संख्याओं को जोड़ देने से ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा।
जैसे यहाँ देखिए 33 का वर्ग और फिर 32 के वर्ग का अंतर निकालना है। 33 और 32 क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसके वर्गों का अंतर निकालने के लिए हमको केवल क्या करना है, 33 और 32 को जोड़ देने से ही प्राप्त हो जाएगा। 33 और 32 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 3 3 6 यानी कि 65। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या आएगा, 65। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये भी दोनों क्रमागत संख्या हैं 24 और 25। तो इन दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, इन दोनों ही संख्याओं का योग होगा, यानी कि 25 को हम जोड़ देंगे कितना से, 24 से। तो 25 और 24 जब आप जोड़ते हैं तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, ठीक है, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 49 आएगा। इसके वर्गों का अंतर 49 आएगा। आप 25 का वर्ग निकालिए और फिर 24 का वर्ग निकालिए। 25 को 25 से गुना करके, 24 को 24 से गुना करके, और आप जांच कर लीजिए इसका जो वर्ग होगा और इसका जो वर्ग होगा, दोनों को घटा के देखिए, आपका 49 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है 29 के वर्ग में से कौन सा वर्ग घटाएं कि हमको 29 + 28 प्राप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, जब हम दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर निकालते हैं तो उनका अंतर दोनों क्रमागत संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ 29 + 28 योग दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 29 स्क्वायर माइनस क्या होगा, 28 स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे भी दो क्रमागत संख्याएं हैं 100 और 101, जिसके वर्गों का अंतर हमें निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, इसका योग जो आएगा वही इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। तो 100 और 101 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 201। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें पहली संख्या दी नहीं गई है, दूसरी संख्या जो है 314 है और इसका स्क्वायर है। और आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे पहली संख्या नहीं दी गई है ना, और दिया गया है कि दोनों संख्याओं का जो वर्गों का अंतर है वो है 629, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 629। तो इसलिए हम पहली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 629 में से यदि हम 314 को घटा दें तो हमें वो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो प्राप्त होगी संख्या उसको और 314 को जोड़ के कितना आएगा, 329 आएगा। तो हम 629 में से 314 को घटा लेते हैं। 9 में से 4 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 315 का स्क्वायर यहाँ पे आपको लिखना होगा, 315 का स्क्वायर। ठीक है, तो 315 का वर्ग और 314 का वर्ग, क्योंकि दोनों ही क्रमागत संख्याएं हैं तो इसके वर्ग का अंतर क्या आएगा, 314 + 315 आएगा। आप 315 को 314 से आप जोड़ के देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 629। 5 4 9, 1 1 2 3 3 6 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको कितना भरना होगा, 315 का वर्ग। आई होप कि आपका डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और अब हम 9 नंबर का जो छठा क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है। तो क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 845 + 844 कितना हो जाएगा, 4 और 5 को जोड़िए तो 9 होता है, फिर 4 4 8 होता है, और 8 8 16 होता है। तो यहाँ पे आपको 1689 भर देना है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि है रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबके इकाई के स्थान पर 5 है, और इसका वर्ग निकाला गया है। और मान लिया जाए यहाँ पे 45 है तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। इसका वर्ग निकालने के लिए क्या किया गया है, इसका जो 5 को छोड़ के जो अंक बचते हैं 45 में, तो 4 है। 4 को गुना किया गया है 4 के बाद वाली संख्या यानी कि 5 से, और फिर उसको गुना किया गया है 100 से, और उसके बाद यहाँ पे क्या भराएगा ये आपको भरना है। इसको हल करने से पहले हम इस नियम को देख लेते हैं। ये नियम क्या है, एक ऐसा नियम है जो उन संख्याओं पे लागू होता है जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 हो। ये बुक में भी देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ऐसी संख्याओं का वर्ग जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो, वो कैसे निकालेंगे आपको मैं यहाँ पे प्रश्न को हल करते हुए ही बता देता हूँ। आप अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें करना क्या होता है, मान लिया जाए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं 10 का पहला। यहाँ पे 45 का स्क्वायर है। यहाँ पे 45 की इकाई का स्थान का अंक क्या है, 5 है। अब अगर हम 5 को छोड़ दें तो 5 को छोड़कर जो संख्या है वो कितनी बचेगी, 4। अब क्या करना है आपको, 4 को गुना करना है 4 के ठीक बाद वाले संख्या से। तो 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 5, और फिर उसमें गुना करना है 100 से, और उसके बाद प्लस का साइन दे करके यहाँ पे जो इकाई का अंक है यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन आप देखें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे है 65 का वर्ग, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इकाई के अंक को छोड़कर जो अंक बचता है, जैसे 6 है तो 6 को गुना करेंगे किससे, 6 के ठीक बाद वाली संख्या यानी कि 7 से, है ना। और उसमें फिर 100 से गुना होगा, और प्लस में क्या होगा, जो इकाई का अंक होता उसका वर्ग होगा, मतलब 5 का स्क्वायर। हर बार ये 5 का स्क्वायर लास्ट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तीसरा नंबर में सब कुछ दिया गया है ना। यहाँ पे देखिए 8 है, यानी कि 8 के बाद फिर 9 से गुना हुआ, यानी कि यहाँ पे जो पहला अंक होगा, और अब हम इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए दिया गया है सब कुछ, यहाँ पे सिर्फ कौन सी संख्या का वर्ग है ये आपको निकालना है। तो यहाँ आप ध्यान दे दीजिए, जब यहाँ पे 6 था तो इस संख्या का जो दहाई का अंक है 6 है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखेंगे तो पहला अंक 6 है। यहाँ पे 4 है तो पहला अंक क्या है, 4 है। और यहाँ पे 8 है तो पहला अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है। और यहाँ पे जब 5 दिया गया है, इट मीन्स क्या है, इसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। तो इकाई का अंक हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डाल देंगे, यानी कि ये 85 के वर्ग के बराबर आएगा। 85 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। इकाई के अंक को छोड़कर जो अंक है वो 8 है, तो 8 को हम गुना करेंगे 8 के बाद की संख्या से, 9 से, उसमें गुना करेंगे 100 से, और ये जो इकाई का अंक है ये यहाँ पे वर्ग के रूप में रहेगा। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 125 का वर्ग है, तो यहाँ पे अगर हम 5 को छोड़ दें तो 5 को छोड़कर कौन सी संख्या है, 12। तो 12 को गुना करेंगे 12 के ठीक बाद वाली संख्या यानी कि 13 से, और फिर वो गुना होगा 100 से, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8265 का वर्ग है, यानी कि अगर हम 5 को छोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 8002, यानी कि यहाँ पे अगर हम 5 को छोड़ दें तो इससे 5 को छोड़कर बनी संख्या कितनी है, 826। 826 गुना होगा 826 के बाद वाली संख्या यानी कि 827 से, और फिर यह गुना होगा 100 से, और फिर प्लस में होगा 5 का वर्ग। ठीक है। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं इसका हल हम अगले वीडियो लेसन में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।